नमस्कार दोस्तों। साल 1947 देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होता है और देश को चलाने के लिए एक नए संविधान की ज़रूरत होती है। तभी सहसम्मति से एक नाम निकल कर आता है, अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे नए संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। उनके सामने संविधान का प्रारूप तैयार करने का चुनौतीपूर्ण काम था, जो अत्यंत पेचीदा और जटिल कार्य था। प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, लेकिन विभिन्न कारणों से वे अपना सहयोग नहीं दे पाते हैं। अपनी खराब सेहत के बावजूद बाबा साहब ने अकेले ही रात दिन मेहनत करके भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करते हैं, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्ता और न्याय पर आधारित है। साल 1948 अक्टूबर 4 को डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में संविधान प्रस्तुत करते हैं और नवंबर 20, 1948 में संविधान सभा ने अनुच्छेद 17 से अछूत शब्द हटाने का निश्चय कर लिया और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है, जिसे 26 नवंबर 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। फिर शुरू होता है एक नए युग का आरंभ। डॉक्टर अंबेडकर समाज के सभी वर्गों के बीच एक नए पुल का निर्माण करते हैं, जिस पर सभी एक होकर चल सकें। उनके अनुसार अगर देश के अलग अलग वर्गों के अंतर को कम नहीं किया गया तो देश की एकता बनाए रखना मुश्किल होगा। डॉक्टर अंबेडकर धार्मिक, लिंग और जाति समानता पर विशेष जोर देते हैं। वह सरकारी नौकरियां और सिविल सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण शुरू करने के लिए विधानसभा का समर्थन भी हासिल कर लेते हैं। एक बार विदेशी पत्रकार भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों का अध्ययन करने भारत आते हैं। उन्हें गांधी, मोहम्मद जिन्ना और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मुलाकात के लिए रात का समय मिलता है। बाबा साहब ने रात के 2 बजे का समय मुलाकात के लिए दिया। पत्रकार ने बाबा साहब से मिलते ही प्रश्न किया, क्या बात है डॉक्टर अंबेडकर, आप रात के 2 बजे भी मुझे जागते हुए मिले, परंतु मिस्टर गांधी और जिन्ना तो सो गए। बाबा साहब ने उत्तर दिया, वे इसलिए सो गए क्योंकि उनका समाज जाग चुका है, परंतु मेरा समाज अभी भी घोर निद्रा में है। यदि मैं भी सो गया तो इसे जगाने का कार्य कौन करेगा। अंबेडकर जी की यह बात सुनकर विदेशी पत्रकार हैरान रह गया। बाबा साहब नेहरू मंत्रिमंडल में गैर कांग्रेसी मंत्री थे। संसद में कानून मंत्री के रूप में उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसमें उत्तराधिकार, गुजारा भत्ता, विवाह, तलाक, गोद लेना और नाबालिगपन पर प्रगतिशीलता की दृष्टि से विचार किया गया। बिल पास होने से महिलाओं को आज़ादी और समानता का अधिकार मिला। हालांकि प्रधानमंत्री नेहरू, कैबिनेट और कई अन्य कांग्रेसी नेताओं ने इसका समर्थन किया, परंतु रूढ़िवादी हिंदुओं ने बिल का प्रचंड विरोध किया। बिल पास न होने से अंबेडकर बहुत निराश हुए और उन्होंने सितंबर 1951 को कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अंबेडकर ने वर्ष 1952 में लोकसभा का चुनाव एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मार्च 1952 में उन्हें सदस्य के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के लिए चुना गया और अपनी मृत्यु तक वो इस सदन के सदस्य भी रहे। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था और दोनों राज्य पूर्ण रूप से आज़ाद भी हो गए थे। इस विभाजन में अछूतों को कुछ भी नहीं मिल पाया, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर बड़े चिंतित थे। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और दलितों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, पर अंत में कोई ठोस फल नहीं मिला। अतः अपने अंतिम प्रयास की दिशा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अक्टूबर 1946 में लंदन पहुंचे
वहाँ वह मंत्रियों, राजनीतिज्ञों और विशेषज्ञों से मिले ताकि अछूतों के हितों की अच्छी सुरक्षा का मार्ग निकल सके। लगभग सभी ने यह सलाह दी कि वह दलितों के अधिकारों के लिए संविधान सभा में ही संघर्ष करें। अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को जनसंख्या के आधार पर प्रांतीय तथा केंद्रीय असेंबली और मंत्रिमंडल के प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। वे लंदन के वार्तालाप से समझ गए कि अब अछूतों के हितों का निर्णय भारतीयों के ही हाथ में है। वे भारत लौट आए और दलितों की स्थिति पर गंभीर चिंतन करने लगे। 19 अप्रैल 1947 के दिन संविधान सभा ने सरदार पटेल द्वारा प्रस्तावित उस धारा को पास किया जिसमें यह ऐतिहासिक घोषणा हुई, किसी भी रूप में छुआछूत समाप्त है और छुआछूत के कारण किसी पर अयोग्यता थोपना दंडनीय अपराध होगा। सरदार पटेल द्वारा इस प्रस्ताव को पेश करना तो सौभाग्य की बात थी ही, बल्कि समस्त भारत के लिए यह स्मरणीय दिवस था, क्योंकि सदियों से चला आ रहा छुआछूत का हिंदुओं पर लगा कलंक साफ हुआ। हालांकि व्यवहार में अब भी बहुत से कट्टर हिंदू छुआछूत से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संविधान प्रारूप समिति की नियुक्ति की, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कुछ आश्चर्य तो अवश्य हुआ, परंतु उस समय उन्हें और भी आश्चर्य हुआ जब उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी चुना गया। निसंदेह जिस अछूत को जीवन भर कष्टों, कठिनाइयों और अपमानों का सामना करना पड़ा हो, आज उसको संविधान निर्माण की प्रक्रिया में सर्वोच्च स्थान मिला। भारतीय इतिहास में एक दलित के लिए यह न केवल आश्चर्यजनक बल्कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भारत ने अपना कानून रचनाकार उस जाति में से चुना जिसे सदियों से कुचला एवं शोषित किया गया। नए स्वतंत्र भारत के कानून बनाने का कार्यभार एक ऐसे महापुरुष को सौंपा जिसने कुछ ही वर्ष पूर्व मनुस्मृति और हिंदुओं की संहिता को अग्निदाह किया था। संविधान प्रारूप समिति का इतिहास इतना कार्य था कि अंबेडकर को बहुत परिश्रम करना पड़ा। निसंदेह जिस अछूत को जीवन भर कष्टों, कठिनाइयों और अपमानों का सामना करना पड़ा हो, आज उसको संविधान निर्माण की प्रक्रिया में सर्वोच्च स्थान मिला। भारतीय इतिहास में एक दलित के लिए यह न केवल आश्चर्यजनक बल्कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भारत ने अपना कानून रचनाकार उस जाति में से चुना जिसे सदियों से कुचला और शोषित किया गया। नए आजाद भारत ने कानून बनाने का कार्यभार एक ऐसे महापुरुष को सौंपा जिसने कुछ ही वर्ष पहले मनुस्मृति और हिंदुओं की संहिता का अग्निदाह किया था। संविधान प्रारूप समिति का इतना ही कार्य था और अंबेडकर को बहुत परिश्रम करना पड़ा। उस स्थिति में जब उनका स्वास्थ्य काफी गिर चुका था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नेहरू जी से अपील की कि पाकिस्तान में रहने वाले सभी दलितों को यहाँ लाने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएं। अंबेडकर उनके अनेक प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर नए संविधान के निर्माण में जुटे हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कंधों पर प्रारूप समिति का कितना भार था, यह टीटी कृष्णामाचारी ने के 5 नवंबर 1948 के पास उस भाषण से स्पष्ट है जो उन्होंने भारतीय संविधान सभा में दिया था। सदन संभवतः इस बात से अवगत है कि आपके द्वारा 7 मनोनीय सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। उसकी पूर्ति की गई। एक सदस्य की मृत्यु हो गई पर उसके स्थान पर पूरी नहीं हो पाई। एक सदस्य दूर अमेरिका में है और उनका स्थान भी नहीं भरा गया। एक सदस्य राजकीय मामलों में व्यस्त हैं
अतः उनका स्थान भी उस सीमा तक खाली रहा। स्वास्थ्य कारणों से 1 या 2 सदस्य दिल्ली से दूर हैं और वे भी अपना काम नहीं संभाल पाते। इसलिए कुल मिलाकर संविधान के प्रारूप को तैयार करने का सारा उत्तरदायित्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर ही आ गिरा और मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि हम उनके प्रति बड़े आभारी हैं। उस काम को ऐसी स्थिति में पूर्ण करने के लिए जो प्रशंसनीय है। अधिकतर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके सचिव ने ही सारा काम संभाला और संविधान अभी तक तैयार नहीं हुआ था कि देश में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई, क्योंकि लोग भारत के विभाजन की पीड़ा को शांत नहीं कर पा रहे थे। ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में फरवरी के अंतिम सप्ताह में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार करके संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दिया और 16 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष पेश किया। 8 सूचियां और 315 धाराएं थी। सभा के अधिकांश सदस्यों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विद्वता, परिश्रम और कर्तव्यनिष्ठता की प्रशंसा की। प्रारूप के तीसरे वाचन के समय अम्बेडकर ने सभा में कहा, संविधान सभा में मैं क्यों आया? केवल दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए। इससे अधिक और कोई मेरी आकांक्षा नहीं थी। यहाँ आने पर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसकी मुझे कोई कल्पना तक नहीं थी। संविधान सभा ने जब मुझे प्रारूप समिति में नियुक्त किया तब मुझे आश्चर्य हुआ, परंतु जब प्रारूप समिति ने मुझे अपने अध्यक्ष चुना तो मुझे आश्चर्य का धक्का सा लगा। ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में फरवरी के अंतिम सप्ताह में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार करके संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया और 16 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष पेश किया। उसमें 8 सूचियां और 315 धाराएं थी। सभा के अधिकांश सदस्यों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विद्वता, परिश्रम और कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा की। प्रारूप के तीसरे वचन के समय अम्बेडकर ने सभा में कहा, संविधान सभा में मैं क्यों आया हूँ? केवल दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए। इससे अधिक और कोई मेरी आकांक्षा नहीं थी। यह आने पर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसकी मुझे कोई कल्पना तक नहीं थी। संविधान सभा ने जब मुझे प्रारूप समिति में नियुक्त किया तब मुझे आश्चर्य हुआ ही, परंतु जब प्रारूप समिति ने मुझे अध्यक्ष चुना तो मुझे आश्चर्य का धक्का सा लगा। संविधान सभा और प्रारूप समिति ने मुझ पर इतना विश्वास करके मुझसे यह काम संपन्न करवाया, उसके लिए मैं उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। और उन्होंने कहा, संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसको व्यवहार में लाने वाले लोग अच्छे न हो तो संविधान निश्चय ही बुरा साबित होगा। और संविधान बुरा ही कितना ही बुरा क्यों न हो, अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हैं तो संविधान अंततः अच्छा ही साबित होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अंत में सभी भारतीयों से अपील की कि सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक अर्थ में एक दृष्टि बने और जातियों का निषेध करें, जिनके कारण हम अवनति की स्थिति में आ गिरे। जातिगत भेदभाव को भुलाकर हमें संगठित रहना चाहिए। जिस संविधान में हमने जनता के लिए जनता का और जनता द्वारा राज्य तत्व अंतर्भुक्त किया है, वह संविधान दीर्घकाल तक बना रहे। ऐसा यदि हम सब चाहते हैं तो हमें देश के सामने संकटों को समझने में और उनका निराकरण करने में विलंब नहीं करना चाहिए। सभी नागरिकों को ऐसे देश की सेवा करने का यह मार्ग अपनाना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर के इन शब्दों की बड़ी प्रशंसा की गई। उनके शब्दों में उनकी देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति थी। सभी सदस्य शांत होकर उनके भाषण को सुनते रहे और 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने नए संविधान को स्वीकार कर लिया। अंत में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा,
सभापति के शासन पर बैठकर मैं प्रतिदिन की कार्रवाई को ध्यानपूर्वक देखता रहा और इसलिए प्रारूप समिति के सदस्यों, विशेषकर उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कितनी प्रतिष्ठा, कितनी निष्ठा और उत्साह से अपना कार्य पूरा किया, इसकी कल्पना औरों की अपेक्षा मुझे अधिक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति में शामिल करने और उसका अध्यक्ष नियुक्त करने से बढ़कर कोई और अच्छा हम दूसरा काम न कर सके। उन्होंने अपने चुनाव को न केवल न्यायोचित ठहराया है, बल्कि उस काम में योगदान किया जिसे उन्होंने संपन्न किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाषण में और उनके बीच में कई बार अंबेडकर और उनके साथियों का करतल ध्वनि से स्वागत किया गया। स्वतंत्र भारत के संविधान के प्रमुख निर्माता को